हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1, जिसको हम समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं इंग्लिश में। इसके प्रश्नावली 1.3 के इंट्रोडक्शन की कि हमको एक्सरसाइज 1.3 में करना क्या है। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 1.3 में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे बनाएंगे, हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उन सभी चीज़ों को हम इस एक्सरसाइज में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड में देखिए आपको दिख रहा होगा, फर्स्टली आपको उप समुच्चय दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पर उप समुच्चय दिया गया है ना। उप समुच्चय क्या है, यानी सबसेट। कहता है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यानी आपके पास जो समुच्चय ए है इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। मतलब क्या है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव, कोई समुच्चय ए है आपके पास, इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब समझना मैं आपको समझाना चाहूंगा है क्या। मैंने कहा मेरे पास एक समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट्स आप देखेंगे तो मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। मैंने एक अदर सेट लिया बी, इसके एलिमेंट देखेंगे बच्चे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमने ये बात देखा कि समुच्चय ए में जो भी अवयव दिए हैं क्या ये समुच्चय बी में भी है। यस, यानी समुच्चय ए में जितने भी अवयव है वो समुच्चय बी में भी है। ये बात समझ में आई। तो देखो यहाँ डेफिनेशन में क्या कहा था, कहता है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, समुच्चय बी का भी अवयव है, तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। तो जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तब अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इस समुच्चय ए इस सबसेट बी बोलते हैं, यानी समुच्चय ए सबसेट है बी का, यानी समुच्चय ए उप समुच्चय है बी का। इसको ऐसा बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, समुच्चय ए उप समुच्चय है बी का। क्लियर हुआ। इंग्लिश में इसको ऐसा बोल देते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट है किसका, बी का। यदि ए इज बिलोंग टू ए, इसका मतलब है कि स्मॉल ए यदि ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होना चाहिए कि स्मॉल ए कहाँ बिलोंग करना चाहिए, बी में भी बिलोंग करना चाहिए। ये दिखा रहा है दिस इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि यदि ए बिलोंग कर रहा है ए में, तो ए बिलोंग किस में करना चाहिए, बी में भी बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना। ध्यान से देखो, मैं एग्जांपल दे रहा था, ये देखो 1 बिलोंग करता है बेटा ए में, तो भैया 1 बिलोंग कर रहा है बी में भी। मैंने कहा 2 बिलोंग कर रहा है ए में, सो ये 2 बिलोंग करता है बी में भी। 3 बिलोंग कर रहा है ए में, तो ये 3 बिलोंग कर रहा है बी में भी, और अगर ये 4 बिलोंग कर रहा है ए में, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये 4 बिलोंग कर रहा है बी में भी। आई बात समझ में। इसका मतलब मैंने कहा, फिर देखो ना, ये जो 5 है और ये 6 है ना, ये अलग से हो गए। तो मैंने कहा समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है, उप समुच्चय है, किंतु समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं 5 एंड 6, ये एलिमेंट बी में है पर ए में है क्या, नहीं। ए में है क्या, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि ए समुच्चय है या उप समुच्चय है बी का, बट किंतु बी उप समुच्चय नहीं है ए का। आई बात समझ में।
यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा नहीं है ना? बढ़े आगे, चलिए देखिए कहता है हम उपयुक्त कथन को इस प्रकार पढ़ते हैं कि ए बी का एक उपसमुच्चय है। यदि इस कथन का कि ए स्मॉल ए कैपिटल ए का एक अवयव है, तात्पर्य है कि स्मॉल ए बी का भी एक अवयव होगा, जो बात मैं पहले ही बता चुका आपको। यदि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो हम लिखते हैं कि ए इज डज नॉट बिलोंग टू बी, है ना? देखो मैंने बोला ए अगर उपसमुच्चय है बी का, मैंने कहा था कि ए इज सबसेट आर इक्वल टू बी। लेकिन मैंने कहा कि अगर बी उपसमुच्चय नहीं है ए का, तो मैंने बोला था ना डज नॉट सबसेट आर ए, मतलब कि बी उपसमुच्चय नहीं है किसका? ए का। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? देखो मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट बातों पर। देखो क्या बोल रहा है। पहली बात, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात ए इज सबसेट ऑफ ए। प्रत्येक समुच्चय, मैंने कहा जो ए समुच्चय आपका ये स्वयं का ही उपसमुच्चय होगा। मतलब इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो ए की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 1 2 3 और 4 ही दिख रही है तो मैंने कहा ये जो ए है ये स्वयं ए का उपसमुच्चय होगा कि नहीं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्लियर है यहां तक? देखो नेक्स्ट बात कहता है कि रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता, अतः हम इस बात से सहमत है कि जो फाई, मैंने बोला था कि रिक्त समुच्चय को फाई या हम ओनली सर्फाकार ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रत्येक अवयव का एक उपसमुच्चय होगा। यानी याद रखना कि जितने भी रिक्त समुच्चय होते हैं वो जो भी एक दूसरा समुच्चय होगा उस समुच्चय का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों? यहां तक अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिएगा अब आपके पास दिया है उचित समुच्चय, है ना? सॉरी, उचित उपसमुच्चय। अब ये उचित उपसमुच्चय क्या है इस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखिएगा, मान लीजिए कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय हैं। मैं मान लेता हूं कि पहला समुच्चय आपके पास कैपिटल ए है इज इक्वल टू 1 3 एंड 5 है, और एक दूसरा समुच्चय आपके पास बी जो 1 2 3 4 5 एंड 6 है। कहता है यदि ए इज सबसेट आर यानी सबसेट बी, अगर ए उपसमुच्चय है बी का, अर्थात तथा ए इज डज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए समुच्चय है ए उपसमुच्चय है बी का और ए बराबर भी नहीं है बी के। देखो यहां पर ए का एलिमेंट जितने भी है वो सभी के सभी बी में भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये समझ में आ गया कि ए सबसेट है बी का, और ये बात भी समझ में आ गया वह ए इज डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो 1 3 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो क्या इसके अवयव और इसके अवयव समान है क्या? नहीं है। सीधी सी बात दिख रही कि अवयव समान नहीं है। अब अवयव समान नहीं है तो हमको ये बात समझ में आ रही है कि जब अवयव समान नहीं है इसका मतलब ये दोनों असमान समुच्चय हैं। तो ध्यान से देखो, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। अब ध्यान से देखना, अब ये उचित समुच्चय है क्या? इस पर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझा देता हूं। देखो ए समझ में आया, एक समुच्चय है, बी दूसरा समुच्चय है। इसमें बात देखो कि ए उपसमुच्चय है बी का और ए बराबर नहीं है बी का,
ये दो बात समझ में आ गई, ये दो बात समझ में आ गई आपको। तो अब ध्यान से देखो, अब कहता है कि तब ए बी का उचित उपसमुच्चय है ना, उचित उपसमुच्चय है ना, प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अब बात ध्यान से देखो, अगर ए बराबर 1 3 5 होता और मैंने कहा दूसरा b बराबर 1 3 5, ये भी 1 3 5 होता, तो देखो a तो उपसमुच्चय है b का। क्यों है? क्योंकि a के प्रत्येक अवयव b में भी मिल रहे हैं, मतलब a उपसमुच्चय है b का। मैंने कहा a बराबर भी है b के, भैया a के प्रत्येक अवयव b में भी तो है, मतलब a बराबर है b के। तीसरी बात, क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि b उपसमुच्चय a का, क्योंकि भैया b के भी तो प्रत्येक अवयव a में मिल रहे हैं। तो मैं क्या b उपसमुच्चय a लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने b उपसमुच्चय a लिखा, इसका मतलब ये है कि b सबसेट है a का, a भी सबसेट है b का, और ये दोनों बराबर है। तो आप क्या कह सकते हो कि क्या a उचित उपसमुच्चय होगा? क्या a उचित उपसमुच्चय होगा b का? नहीं, उचित नहीं हो सकता, जरूरी नहीं भैया, क्योंकि ये b का भी यानी कि b भी उपसमुच्चय है का, तब उचित उपसमुच्चय नहीं है। याद रखना, अगर ये a उपसमुच्चय है b का और a बराबर नहीं है b के, तभी a b का उचित उपसमुच्चय होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? अगर ये 3 कंडीशन दी है आपके पास, अगर आप ध्यान से समझे इस बात को कि अगर आपके पास ये 3 कंडीशन गिवन है, ये 3 कंडीशंस गिवन है, तब आपको बता दे रहा हूं मैं कि ये उपसमुच्चय नहीं होंगे, ये उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। बड़े आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट आपके पास है अधिसमुच्चय। अब ये अधिसमुच्चय क्या है, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। कहता है कि मान लीजिए कि a और b दो उपसमुच्चय हैं। a और b क्या है बेटा? हमारे पास दो उपसमुच्चय हैं। यदि a उपसमुच्चय है b का, सॉरी मैं क्या क्या बोले जा रहा हूं। मान लीजिए a और b दो समुच्चय है, a और b दो क्या है बेटा? समुच्चय है। एग्जाम्पल यही वाले लेके चलेंगे, एग्जाम्पल यही लेके चलेंगे। अब मैंने कहा कि यदि a सबसेट है b का, यानी a उपसमुच्चय है b का, और a बराबर नहीं है b के, तो b a का अधिसमुच्चय कहलाता है। तो जो b है वो a का अधिसमुच्चय कहलाता है। याद रखे ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास एक सेट a है, दूसरा सेट b है, तो एक बात आपको समझ में आ गई कि a उपसमुच्चय है b का और a बराबर नहीं है b के, ये बात आपको समझ में आ गई थी। तो तीसरी बात देखो, क्या यहाँ b उपसमुच्चय है क्या a के? नहीं है। तब ये जो b होगा वो a का क्या है? अधिसमुच्चय है। ये b जो है वो a का अधिसमुच्चय है, और जो a है वो b का उचित उपसमुच्चय है। याद रखे। अगर ये वाली कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस कंडीशन की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा कि यदि a उपसमुच्चय है b के और a बराबर नहीं है b के, तो a क्या है? a क्या है तुम्हारा? a क्या है? उचित उप समुच्चय है, उचित उप समुच्चय है। और जो b है, b क्या है? b है अधि समुच्चय। याद रखना भाई इस बात को, है ना। फिर बाद में जब एक्सरसाइज में आएगा फिर पूछते रहते हो सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया। भैया इंट्रो को समझ लो अच्छे से यार, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? बढ़े के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एकल उपसमुच्चय। अब हमें बात करनी है एकल उपसमुच्चय की, कि एकल उपसमुच्चय होता क्या है। कहता है यदि समुच्चय A में केवल एक अवयव है, यदि समुच्चय
ए में केवल एक अवयव है तो हम इसे एक एकल समुच्चय कहते हैं। मतलब आपके पास ऐसा कोई समुच्चय है जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट है, जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एकल समुच्चय हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं बी कोई सेट लेता हूं और मैंने कहा इसके अंदर फाई है तो ये भी एकल ही समुच्चय होगा। अब ये माइंड में मत ला लेना है कि सर आपने तो बताया था कि अगर फाई होता है तो रिक्त समुच्चय। मैंने बोला था कि अगर कोई समुच्चय आपके पास है और उसमें केवल फाई है तो रिक्त समुच्चय है, लेकिन अगर करली ब्रेसेस के अंदर है तो वो एलिमेंट है और कोई ना कोई एक एलिमेंट है और वो एक एलिमेंट है, इसका मतलब है कि वो एकल समुच्चय होगा बेटा। क्लियर है? क्लियर है? बढ़ जाए नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर कि एग्जाम्पल नंबर 9 है क्या। एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया है बच्चों, नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार करें। अब नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार करते हैं कि एक्चुअल में है क्या। कहता है एक फाई दिया है आपके पास, फाई के बाद ए एक सेट दिया है, दूसरा सेट बी दिया है, ये फाई एक सेट है ना बेटा, दूसरा सेट ए दिया है, तीसरा सेट बी और चौथा सेट आपके पास सी। ये एक्चुअल में फाई है। ये एक्चुअल में क्या है बेटा, आप अगर आप देखें ध्यान से तो एक्चुअल में क्या है बेटा, फाई है, ये फाई है। ठीक, तो बढ़ते हैं, देखते हैं इस बात को कि क्या होता है। तो कहता है कि प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक लगाना है। अब सही प्रतीक लगाना है मतलब एक सबसेट का जिसको हम उपसमुच्चय बोलते हैं, और एक क्या हो जाएगा समुच्चय नहीं है का, यानी उपसमुच्चय नहीं है का। देखो मैंने क्या बोला था कि प्रत्येक, यहां पर बात समझो, मैंने कहा था कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय क्या होता है, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। मैंने बात कहा था कि जितने भी रिक्त समुच्चय होंगे ये किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय होंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो मैंने कहा जो फाई है वो सेट बी का उपसमुच्चय होगा कि नहीं, यहाँ उपसमुच्चय का साइन आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? मैंने कहा ए उपसमुच्चय होगा बी का, हाँ या ना देख लो। देखो समुच्चय ए में एक है, समुच्चय बी में भी एक है, समुच्चय ए में 3 है, क्या समुच्चय बी में 3 है? नहीं है। जबकि कहा गया था कि ए के प्रत्येक अवयव बी में होंगे। अगर ए के प्रत्येक अवयव बी में होंगे तो समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या होगा, अवयव होगा। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां तो 3 है, यहां 3 नहीं है, मतलब ये उपसमुच्चय नहीं है, मतलब ये उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो बढ़ते हैं आगे, है ना। देखो क्या ए उपसमुच्चय है सी का, देख लेते हैं। यहां 1 है, सी में भी 1 है, यहां 3 है, सी में भी 3 है, मतलब ए उपसमुच्चय होगा सी का। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? और क्या बी उपसमुच्चय है सी का, देखते हैं। देखो बी में 1 दिया है, सी में भी 1 है, बी में 5 है, सी में भी 5 है, बी में 9 है, सी में भी 9 है, मतलब बी उपसमुच्चय है सी का। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? समझ में आया कैसे उपसमुच्चय और कैसे उपसमुच्चय नहीं है? ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, मान लीजिए ए बराबर ए ई आई ओ यू एक सेट दिया है, दूसरा b इज इक्वल टू ए बी सी डी, क्या ए बी का उपसमुच्चय है? नहीं तो क्यों? क्या उपसमुच्चय है ये बताना है, और नहीं तो क्यों ये भी बताना है। क्या
ए बी का उपसमुच्चय है? नहीं। क्यों? अरे सॉरी, ये क्या हो गया, 2 टाइम आ गया, 2 टाइम आ गया। क्लियर है ना? चलो बढ़ते हैं, इस बात को समझते हैं। तो एक सेट दिया है आपके पास ए और एक सेट दिया है बी। अब बताओ क्या ए बी का उपसमुच्चय होगा? तो पहली बात तो हम बोल सकते हैं कि ए समुच्चय नहीं है बी का। भाई सीधी सीधी बात, क्यों नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट्स है, मैं एक बात बता सकता हूं ना कि ई इज बिलोंग टू ए, मतलब ये जो ई अवयव है वो ए में बिलोंग तो कर रहा, लेकिन क्या बी में बिलोंग कर रहा? नहीं। सो हम क्या बोलेंगे कि ई डज नॉट बिलोंग टू, दिस इंप्लाइज लगा देना है यहाँ। सो ई इज डज नॉट बिलोंग टू बी, मतलब कि अगर ई बिलोंग कर रहा है ए में पर ई बिलोंग कर रहा है क्या बी में? नहीं। तो ये क्या है, इसका उपसमुच्चय नहीं है। क्यों? तो हमने बता भी दिए। क्लियर है? क्लियर है? तो ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, ठीक। और ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, तो क्यों नहीं है? तो हमने बता दिया कि अगर ई ए का अवयव है तो क्या ये बी का अवयव है कि बेटा? नहीं है ना, बी का अवयव नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। कहता है कि मान लीजिए ए कॉमा बी और सी 3 समुच्चय हैं। यदि ए बिलोंग बी तथा बी सबसेट सी, तो क्या यह सत्य है कि ए इज अ बिलोंग टू सी? यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। अब मैंने कहा कि आपके पास 3 समुच्चय है ना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। क्या हो रहा है? 3 समुच्चय ए बी सी दिए गए हैं और कहता है कि ए इज बिलोंग टू बी। अभी बिलोंग है क्या सबसेट है, मुझे समझ याद नहीं आ रहा, एक्चुअल में बिलोंग आ गया है। चलो अभी बिलोंग में देखते हैं और फिर सबसेट में भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बिलोंग कर रहा है बी में, वैसे तो समुच्चय है तो बिलोंग वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, तो समुच्चय का पूरा अगर एलिमेंट की बात करें तो इसकी बात नहीं कर लेते हैं। तो हम, अब मेरे पास एक्चुअल में बुक भी नहीं है अभी हाल फिलहाल में, तो हम सीधे ऐसे ही देख लेते हैं, है ना, सीधे ऐसे ही देख लेते हैं। अभी हम इसको सबसेट मान लेंगे। चलो पहले तो बिलोंग में लेते हैं। मैंने कहा आपके पास एक सेट ले लेते हैं ए जिसके एलिमेंट 1 और 3 है, 1 और 3 है। मैंने कहा एक सेट बी ले लेता हूं जिसके एलिमेंट 1, 2 और 1 और 3 है, ऐसा है ना। मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, 1 और 3 टोटल मिलाकर के, यानी 1 3 सेट ए के एलिमेंट है और सेट बी के एलिमेंट क्या है, 1 2 -1 और 3। ये क्या है टोटल, यानी यहां देखो ये करली ब्रेसेस में है, इसका मतलब ये एक एलिमेंट है बेटा, याद रखना ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है और तीसरा एलिमेंट, केवल 3 एलिमेंट है, याद रखेंगे इस बात को। ऐसा नहीं कि सर एक एलिमेंट 2 3 और 4, नहीं, ये 1 2 और ये दोनों एक साथ दिया है, इसलिए ये एक केवल एक एलिमेंट होगा। अब ध्यान से देखो, तो क्या इस बात को हम कह सकते हैं कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है बी में, मतलब ए का जो एलिमेंट है वो बी में बिलोंग कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं कहता हूं तथा बी इज सबसेट ऑफ सी, और यहां पर अगर सी ले लिया जाए एक एलिमेंट, तो मैंने कहा 1 2 3 एंड हमने कहा 1 और 3, ऐसे बता दिया। अब देखो ये बी सबसेट है तुम्हारा सी का, कह सकते हैं बी सबसेट है सी का। क्यों? क्योंकि बी के प्रत्येक अवयव, एक भी है इसमें एक भी है, दो भी है इसमें दो भी है, और ये टोटल एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट यहाँ है, मतलब कि बी सबसेट है सी का। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए सबसेट है सी का। हाँ, यदि नहीं तो उदाहरण दीजिए। पहली बात तो समझ में आ गया कि ये सबसेट है, ये सबसेट है भैया, नहीं तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसके भी देखो एक एलिमेंट, देखो ये एलिमेंट जो है वो इसमें भी है, मतलब ए सबसेट होगा किसका, सी का। क्लियर? अगर ए बिलोंग कर रहा है बी में और बी सबसेट है सी का, तो ए भी सबसेट होगा सी का, इस बात को याद रखिए। लेकिन अगर मैं यहाँ कंडीशन को चेंज कर दूं, केवल ए इज सबसेट ऑफ बी बोल दूं, तो क्या होगा, तब एग्जांपल देते हैं। देखो मैंने कहा एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 2 3 है, एक सेट बी है
जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, और एक सेट सी है जिसके एलिमेंट बेटा 1 2 3 एंड 4 है। तो ध्यान से देखो, क्या ए सबसेट है बी का? देखो यस, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है। अब देखो, क्या बी सबसेट है सी का? यस, इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो बी भी सबसेट सी का है। अब देखो, क्या ए सबसेट है सी का? देखो इसमें 2 है 3 है, इसमें भी 2 है और 3 है, मतलब ए भी सबसेट है सी का। यदि बिलोंग में रहेगा तो ऐसा एग्जाम्पल देकर के हम बता सकते हैं, और अगर सबसेट के फॉर्म में है तो ऐसा एग्जाम्पल देकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भी वो बुक में अब यहाँ बिलोंग है तो मैंने बिलोंग के तरीके से बता दिया। अगर गलती से ऐसा मिसप्रिंट होगा, अगर सबसेट है तो मैंने सबसेट के फॉर्म में भी आपको क्लियर कर दिया। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट बेटा किसी का? कोई डाउट है कि नहीं है ना? यहां तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों का, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब दिया है आपके पास अंतराल आर के उप समुच्चय, है ना, के रूप में। अब देखो क्या बोलता है, इंटरवल एस सबसेट ऑफ आर। अब ये इंटरवल होते क्या है? बड़ा मजेदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अगर मैथ्स के आप स्टूडेंट हैं बेटा, अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं रियली बता दे रहा हूँ उसको, मजाक में मत लेना इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपको आगे जब आप रैखिक असमीका पढ़ोगे वहां काम आएगा, और 11 12 सभी में काम आने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे इसको देखेंगे। तो आपके पास दिया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। अब देखते हैं कि इंटरवल्स क्या है। ये इनइक्वलिटीज है। देखो मैं हिंदी में बता देता हूँ क्या क्या होते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा आप कि है क्या क्या। तो पहली बात ध्यान से देखो कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम बोलते हैं अंतराल, ठीक है। इंटरवल का मतलब अंतराल। इनइक्वलिटीज का मतलब होता है असमीका, ठीक है। ग्राफ का मतलब तो ग्राफ ही होता है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब ये ओपन इंटरवल है, क्या बेटा? ओपन इंटरवल, बहुत ध्यान से देखना। अभी ओपन इंटरवल होता क्या है? ओपन इंटरवल को हम हिंदी में बोलते हैं खुला अंतराल, खुला अंतराल। अब ये खुला अंतराल है क्या? तो देखिए, अगर आप लोग देखें कि कोई भी एलिमेंट अगर छोटे कोष्टक के अंदर है, जैसे ए और बी ये दोनों छोटे कोष्टक के अंदर दिए हैं, अगर छोटे कोष्टक के अंदर है तो उसको हम खुला अंतराल बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? खुला अंतराल बोलेंगे। उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल है, क्या है बेटा अपने पास? क्लोज्ड इंटरवल, इसको बोलते हैं बंद अंतराल। क्या बोलते हैं इसको? बंद। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बंद अंतराल, अंतराल, ठीक है, बंद अंतराल। बंद अंतराल का मतलब है कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर बड़े कोष्टक के अंदर दिए गए हैं, है ना, जो भी आपके पास इंटरवल्स है, अंतराल है, वो बड़े कोष्टक के अंदर है, उसको बंद अंतराल बोलते हैं। उसके बाद है हाफ ओपन और हाफ क्लोज। अब ये हाफ ओपन और हाफ क्लोज क्या है? ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं खुला बंद। पहला वाला देखोगे तो ये है खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, और दूसरा है बंद खुला अंतराल। देखो छोटा कोष्टक लगा है तो खुला, बड़ा कोष्टक लगा है तो बंद, बड़ा कोष्टक लगा है तो बंद, और छोटा कोष्टक लगा है तो खुला हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये अंतराल समझ में। अंतराल क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब है खुला अंतराल जिसमें छोटा कोष्टक लगेगा। क्लोज इंटरवल का मतलब है बंद अंतराल जिसमें बड़ा कोष्टक लगेगा। और हाफ ओपन का मतलब है खुला, यानी हाफ मतलब आधा, ओपन मतलब खुला, है ना, और हाफ क्लोज का मतलब आधा बंद, मतलब खुला बंद और बंद खुला। इतनी बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं इसको बहुत धीरे समझा रहा हूं। क्लियर है? अब देखो, अब ध्यान से देखना कि अगर खुला अंतराल है तो
आपके पास केवल लेस देन या केवल ग्रेटर देन, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ग्रेटर देन के साइन भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको मैक्सिमम लेस देन ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम इसको किसमें बताते हैं, नंबर लाइन पर बताते हैं। मैं एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बता देना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा एक मैं नंबर लाइन लेके चलता हूं, एग्जाम्पल ये नंबर लाइन दिया गया है, मैं इसी की बात कर लेता हूँ, चलो यहीं पर हम बता देते हैं। वैसे तो मैं वो बात बताने वाला हूँ, उसको समझ लेते हैं। एक सेकेंड, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिससे हमको आसानी से चीजें समझ में आए। ठीक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा बेटा कि ये आपके पास 2 है और ये आपके पास 5 है, अब देखो ये 2 और 5 है और ये किस में दिए गए हैं, ये किस में दिए गए बेटा, ये दिए गए हैं खुले अंतराल में। किस में दिए गए हैं, खुले अंतराल। खुले अंतराल का मतलब क्या है कि देखो खुला अंतराल ए और बी था, मतलब ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। तो ध्यान से देखो, क्या मैं कह सकता हूं इस बात को कि 2 3 खुले अंतराल में 2 3, जहां पर 2 इज लेस देन, अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे और वो नंबर्स कौन से होंगे, रियल नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर्स होंगे, सॉरी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे रियल नंबर्स। तो क्या रियल नंबर्स को मैं x एज्यूम कर लूं या आप r एज्यूम कर सकते हैं, x इज लेस देन 3, मतलब ये x जो होगा वो 2 से बड़ा होगा। लेस देन का मतलब यहाँ पे है 2 इज लेस देन x, मतलब कि 2 छोटा है x से, यही बात है। तो 2 छोटा है x से और x छोटा है 3 से, मतलब क्या इसके बीच के ही नंबर आएंगे, इसके बीच के ही नंबर होंगे। लेकिन ध्यान से देखो आप लोग कि इस बात में यहां पर आप लोगों को क्या दिया है, यहां सर्कल बना हुआ है, ये इसका मतलब है ए और बी को इंक्लूड नहीं करना, मतलब कि अगर मैं एक बात आप लोगों से बोलूं कि रियल नंबर ना बताते भी नेचुरल नंबर का सेट बताता हूं, देखो ध्यान से क्या बताने जा रहा हूं, नेचुरल नंबर का। मैंने बोला 2 और 3 के बीच, या सॉरी अगर ये 3 5 था तो हमने 5 ही लेना था, 3 ले ली थी, सॉरी ये 5 था। अब सुनो, मैंने कहा कि अगर 2 और 3 के बीच में 2 और 5 के बीच में आप प्राकृत संख्या लेना चाहते हो, मैंने बोला 2 और 5 के बीच में आप प्राकृत संख्या लेना चाहते हो, तो प्राकृत संख्या का सेट क्या होगा, वो होगा 3 4, केवल 3 4, 2 और 5 नहीं लोगे उसमें। अगर खुला अंतराल है तो 2 5 नहीं लेना, खुला अंतराल है तो 2 5 नहीं लेना। देखो 2 5 नहीं लेंगे, इसमें क्या लगा दिया उसने, सर्कल्स बना दिया। क्लियर है यहां तक। लेकिन अगर कहता है कि अगर बंद अंतराल में है तो क्या दिया, लेस देन इक्वल। अब ध्यान से देखो, लेस देन इक्वल का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल का मतलब है, मैंने कहा कि आपने 2 और 5 लिया है तो मैं कहता हूं कि 2 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा बेटा 5, यही बात होगा। मतलब अगर मैं इसमें लिखूं तो भैया 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। मतलब इक्वल का मतलब क्या है, इसमें 2 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा। आई बात समझ में, देखो इसमें इसको ऐड कर दिया गया, इसको छोड़ दिया गया था। देखो एकदम ग्राफ के माध्यम से समझो बेटा, है ना। ओपन इंटरवल में क्या बात थी कि हम इस बात को, जो एलिमेंट्स थे आपके, यानी कि आपके जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु था, इसको नहीं ले रहे थे। लेकिन जब हम बंद अंतराल लेते हैं तो इसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु भी लेते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है क्या, नहीं। अब देखो खुला बंद, देखो खुला तो समझ में आ गया था, बंद भी समझ में आ गया था। अब खुला बंद है तो एक बार खुला रहेगा, मतलब a इज लेस देन x इज लेस देन b। वही वाली बात करते हैं एग्जाम्पल 2 and 5 की। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू b का मीनिंग 5। तो बेटा इसमें 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, सीधे 3 आएगा, क्योंकि 2 नहीं ऐड करना ना, 2 से बड़े ऐड करना है।
4 और 5 आएगा, क्योंकि 5 बराबर में है, मतलब बंद अंतराल है, मतलब 5 भी आएगा। देखो यहाँ ए को इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि बी इंक्लूड है ना, क्लियर है। सेम ऐसा ही अगर मैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ बंद अंतराल बताना है, ऐसा बंद अंतराल, अगर मैं बंद 2 और ये 5 को खुले में लिखूं, इसका मतलब है कि 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन b, मतलब इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, किंतु 5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा 5? क्योंकि 5 कैसे है, खुले अंतराल में, और खुला अंतराल इंक्लूड नहीं होता। देखो यहाँ पर ए को इंक्लूड किया गया, लेकिन बी को इंक्लूड नहीं किया गया। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? एक बार मैं सभी चीजों को रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लो। मैं सभी चीजों को क्लियर करके एक बार आप सभी को दोबारा बता देता हूं कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि अंतराल समझ में आना बहुत जरूरी बेटा। अगर आप लोगों को अंतराल समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं गारंटी के साथ कि कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगी, है ना, आप लोगों को बाद में मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ध्यान से देख लो क्या कहता है ना। अब देखो क्या बात कह रहा है कि पहली बात, ओपन इंटरवल का मतलब खुला अंतराल जिसमें छोटा कोष्टक लगा रहता है, और छोटा कोष्टक है मतलब ओनली लेस देन के साइन होंगे, और इसमें जो आपके पास प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु ऐड नहीं करते। क्लियर है यहाँ तक? क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ए और बी बंद अंतराल में होंगे, और बंद अंतराल है इसका मतलब है कि लेस देन इक्वल टू वाले साइन आएंगे, और आपका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को आप ऐड करेंगे। क्लियर है? उसके बाद ओपन क्लोज का मतलब क्या होता है? खुला बंद अंतराल, मतलब खुला मतलब समझ गए थे, केवल लेस देन का साइन, और बंद का मतलब लेस देन इक्वल साइन। क्लियर है? तो जहां लेस देन होगा ओनली वो इंक्लूड नहीं होगा, और जहां इक्वल वाला साइन भी होगा वो इंक्लूड होगा। वैसे ही सेम क्लोज ओपन में होगा। देखो a इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन b, सो a इंक्लूड होगा और b इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? अब अंतराल वाली बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो अब दिया है हमारे पास घात समुच्चय। अब ये घात समुच्चय है क्या? जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पावर सेट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम पावर सेट बोलते हैं। अब ये पावर सेट है क्या? ध्यान से समझे। कहता है बेटा किसी समुच्चय, कहता है किसी समुच्चय के, सॉरी है ना, क्या कह रहा है? किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को, है ना, क्या बोल रहा है कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? पीए से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय को उस समुच्चय का यानी उस समुच्चय, क्या बोल रहा है? उप समुच्चयों के समुच्चय को, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पीए से प्रदर्शित करते हैं। नोट भी कहता है कि मान लीजिए m कोई समुच्चय के अवयवों की संख्या है, तो घात समुच्चयों की संख्या 2m होगी। 2m होगी। मतलब ध्यान से देखो, मिक्स समुच्चय ले रहा हूं, ये मान लीजिए भी दिया है, ए बी दिया है, ये सब चीजों को आप पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ के बता देता हूं। मान लीजिए a बराबर ए बी है, मतलब एक समुच्चय आपके पास a दिया है गया है जिसके एलिमेंट a और b है, तो इसके उपसमुच्चय a, b, ये उपसमुच्चय ही होंगे। a भी उपसमुच्चय होगा, b भी उपसमुच्चय होगा, और समुच्चय स्वयं a b और रिक्त समुच्चय फाई होंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने बताया था आप लोगों को कि एक समुच्चय है आपके पास a, इसके एलिमेंट a है और b है। बहुत ध्यान से देखना,
तो अगर मैं इसके उपसमुच्चय को लिखूं तो इसके उपसमुच्चय को लिखूं तो पहला उपसमुच्चय तो फाई होगा। मैंने बोला था रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। दूसरी बात, ये स्वयं समुच्चय ए और बी, ये स्वयं समुच्चय ए और बी क्या होगा, ये स्वयं समुच्चय ए और बी इस समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा। मतलब समुच्चय स्वयं का ही उपसमुच्चय होता है, समुच्चय स्वयं का ही उपसमुच्चय होता है। मतलब कि ए बी एक उपसमुच्चय होगा ए का ही। उसके बाद ये टोटल जो ए है ये ए भी तो उपसमुच्चय है ए का, क्योंकि जब ए यहाँ बिलोंग कर रहा है तो भाई ए भी तो बिलोंग कर रहा। फिर मैं कह सकता हूँ कि बी भी तो बिलोंग कर रहा है भाई, बी भी तो बिलोंग कर रहा है भाई, तो बी भी तो उपसमुच्चय होगा। मतलब कितने उपसमुच्चय हुए, 1 2 3 4। आई बात समझ। मतलब ध्यान से देखो कि अगर मैं इस समुच्चय का घात समुच्चय लिखूं तो क्या होगा, उसको हम पीए से लिखते हैं। और पीए क्या होगा, तो एक होगा फाई, दूसरा होगा यहां का खुद का एक एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट वाला समुच्चय बी, और दोनों एलिमेंट को एक बार ले लेते हैं तो ए बी। इसका मतलब है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो दिया गया जो पीए समुच्चय है ना, जो पीए हमने समुच्चय निकाला, ये जो समुच्चय है ये क्या हो गया आपके पास, ए समुच्चय ए का, इस समुच्चय ए का घात समुच्चय हो गया। अब हमने कहा नोट में हमने लिखा था कि मान लीजिए m इसी समुच्चय के अवयवों की संख्या है, तो समुच्चय घात की संख्या 2m होगी। इस समुच्चय ए में कितने एलिमेंट है बेटा, 2, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो 2m का मतलब है 2 पर कितने की घात, m की वैल्यू कितनी, 2, 2 पर कितने की घात, 2, 2 पर 2 की घात मतलब 4। देखो आ गया 1 2 3 4। क्लियर है। अगर ऐसे ही मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, अगर ऐसे ही मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं कि आपके पास देखोगे ध्यान से, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा एक सेट है और हमारे पास ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 है। तो ध्यान से समझो, इस सेट ए के उपसमुच्चय देख लेते हैं कितने कितने होंगे। उपसमुच्चय में यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहला तो बेटा स्वयं 1 होगा, दूसरी बात फाई होगा, फाई तो पहला हो गया, दूसरा 1 होगा, तीसरा मैं 2 को भी लिख सकता हूं, चौथा मैं 3 को भी लिख सकता हूं, पांचवा मैं अगर 1 2 को ही ले लूं तो ये भी उपसमुच्चय होगा टोटल ए का। अगर मैं 1 3 ले लूं तो ये भी उपसमुच्चय होगा। अगर मैं 2 3 ले लूं तो ये भी उपसमुच्चय होगा। और मैं 1 2 3 ले लूं तो ये भी उपसमुच्चय होगा। देखो 1 एक सेट ले लिया मैंने ये पूरा का पूरा, ये भी उपसमुच्चय ए का, ये भी है, 2 भी उपसमुच्चय होगा ए का, केवल 3 भी उपसमुच्चय होगा ए का। अगर एक और 2 एलिमेंट है किसी समुच्चय में तो ये भी उपसमुच्चय ए का। भाई 1 और 3 भी तो उपसमुच्चय है ए का, 2 और 3 भी तो उपसमुच्चय ए का, और 1 2 3 भी तो उपसमुच्चय ए का। कोई बच्चे बोलते हैं सर 2 और 1 भी तो है उपसमुच्चय। भाई मैंने बताया हूं कि किसी भी समुच्चय को अगर मैंने बोला एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। मैंने बोला कोई समुच्चय आपके पास ए, इसके एलिमेंट ए बी है, तो इस समुच्चय को आप बी ए भी तो बोल सकते हो। अवयव आगे पीछे भाई, अवयव आगे पीछे, अवयव के आगे पीछे होने से समुच्चय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये वाला उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि 1 2 हम लिख चुके हैं पहले। क्लियर है। देन पीए क्या बनेगा, पीए क्या बनेगा, तो पीए देखिए, पीए को क्या लिखेंगे, तो पीए बराबर ये हो जाएगा हमारा पहला तो फाई कॉमा, फिर ए, फिर कॉमा, फिर बी, फिर सी कॉमा, फिर फाई ए बी सी क्यों ले रहे हैं,
सॉरी ABC क्यों ले रहे हैं हम, हमको तो लेना क्या चाहिए था, हमको लेना चाहिए था 1 2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 फिर ये 5। सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूँ आज, क्या हो रहा है। 3 के बाद कितना है, 1 2 है, सो 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 2 3। क्लियर है। अब इसमें देख लो कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है, टोटल 8 अवयव। तब ये फार्मूले से क्या संतुष्ट करता है, देखो इसमें कितने अवयव थे बेटा, 3 अवयव थे, तो 2 पर कितने की घात 3 की, तो बराबर 2 पर कितने की घात 3 की, तो बराबर 3 दूनी, सॉरी 2 पर 3 की घात मतलब 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बराबर कितने हो गए 8। अतः किसी भी घात समुच्चय में एलिमेंट की संख्या कितनी होती है, 2 पर m की पावर, और m क्या होते हैं, दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़े आगे बढ़ते हैं। कहता है सार्वत्रिक समुच्चय। अब ये सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, इस सार्वत्रिक समुच्चय को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। है क्या, ध्यान से देखो। कहता है वह समुच्चय जिसके अंतर्गत अनेक समुच्चय आते हैं, या हम कह सकते हैं कि वह समुच्चय जो अनेक समुच्चयों का मुख्य या मूल समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय को कैपिटल U से निरूपित करते हैं। याद रखना क्या बात बोल रहा है। कहता है कि कोई एक ऐसा समुच्चय जिसमें अनेक समुच्चय आते हैं या बहुत से समुच्चय का एक मुख्य समुच्चय होता है, उसको हम सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं, और जिसे कैपिटल U से निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं क्या बात है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है, कहता है सम संख्याओं के समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों के समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय हो सकता है। ये बात तो ठीक है, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उस बात को समझो। मैं अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। एक सार्वत्रिक समुच्चय लेता हूं जिसको मैंने कहा U से रिप्रेजेंट करूंगा, U। ये U एक्चुअल में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मैं रियल नंबर को ले रहा हूं, और रियल नंबर का एक सेट लेते हैं, एक रियल नंबर का सेट लेते हैं। तो रियल नंबर का सेट क्या होगा, तुमको तो पता है। U, एक बात समझो, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख दूं क्या, U एक यूनिवर्सल सेट लेता हूं और मैं लिख देता हूं कि क्या है ये यूनिवर्सल सेट को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब ध्यान से देखो कि अगर U सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं नेचुरल नंबर लूं, एक सेट लेता हूं जो नेचुरल नंबर है, क्या मैंने बोला, प्राकृत संख्याओं का समूह। दूसरा मैं ले लेता हूं होल नंबर, तो मैं कह सकता हूं क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्याओं का समूह। चौथा कि अगर मैं और आगे लेके चलूं तो और बहुत सारे हो सकते हैं, तभी ज़्यादा नहीं लेते हम, 3 ही लेते हैं। तो मैंने कहा कि क्या ये n और w जो है, n और जो w है, ये कहीं ना कहीं r का ही एक सबसेट होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो n है वो सबसेट है r का।
और जो W है वो भी सबसेट है R का, वो भी सबसेट है R का। मतलब सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्या में होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं ये भी वास्तविक संख्या में होती हैं। इसका मतलब है कि जो समुच्चय R है, समुच्चय N है, वो उप समुच्चय होगा R का, और समुच्चय W जो है वो उप समुच्चय होगा R का। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो R है वो उप समुच्चय है, सॉरी R है वो सार्वत्रिक समुच्चय है, किसके लिए? N और W के लिए। आई बात समझ में? वही तो बात कह रहा है कि वह समुच्चय जिसके अंतर्गत अनेक समुच्चय आते हैं, वह समुच्चय जिसके अंतर्गत अनेक समुच्चय आते हैं, हम कह सकते हैं कि वह कैसा है? सार्वत्रिक समुच्चय है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हुआ क्या? क्लियर है? सार्वत्रिक समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अब इन सारी चीजों को हम एक्सरसाइज में देखेंगे अप्लाई करके कि क्या है एक्सरसाइज में क्या करना है, या जो हम इंट्रो देख चुके हैं इसकी कैसी मदद लेकर के हम इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।